हेलो। कभी ये सोचा है कि हमारी दुनिया जिन चीज़ों से बनी है वो मोटे तौर पर दो टीमों में क्यों बटी हुई है? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे से इतने अलग क्यों होते हैं। तो आखिर वो क्या चीज है जो सोने जैसी चमकदार चीज को ऑक्सीजन जैसी अनदेखी गैस से बिल्कुल जुदा कर देती है? जवाब हमारे चारों ओर की दुनिया की बुनियाद में ही छुपाए। तो चलिए मुकाबला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनके फिजिकल गुण, मतलब ये दिखने, छूने और महसूस होने में कैसे हैं। ये वो अंतर हैं जो हमें अपनी आंखों से साफ साफ दिखते हैं। सबसे पहला गुण है चमक, या कहें तो लस्टर। धातियों में एक खास तरह की शाइन होती है जिसे मेटालिक लस्टर कहते हैं। सोचिए सोने और चांदी के बारे में। दूसरी तरफ ज्यादातर नॉन मेटल्स में कोई चमक नहीं होती, लेकिन हाँ, नेचर को नियम तोड़ना पसंद है। आयोडीन और ग्रेफाइट जैसे नॉन मेटल्स भी चमकते हैं। अगला गुण है मैलिएबिलिटी। ये एक फैंसी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को पीट कर पतली चादर में बदल देना, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल। धातुएं इस काम में माहिर होती हैं, जबकि अधातुएं हथौड़ा पड़ते ही बिखर जाती हैं। और इस रेस के चैंपियन हैं सोना और चांदी, तभी तो इनके इतने खूबसूरत गहने बनते हैं। मैलिएबिलिटी से ही जुड़ा एक और गुण है डक्टिलिटी। इसका मतलब है धातुओं को खींचकर पतले तार बनाना, जैसे हमारे घरों में कॉपर की वायरिंग होती है। अधातुओं में यह क्षमता बिल्कुल नहीं होती। और आप सुनिए एक कमाल की बात, सिर्फ 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है ना हैरान करने वाली बात? आमतौर पे जब हम मेटल के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में लोहा जैसी कोई मजबूत, कठोर चीज आती है, और ये सच भी है। ज्यादातर धातुएं हार्ड होती हैं। इसके ठीक उलट कई अधातुएं काफी नरम होती हैं, जैसे सल्फर या फिर ऑक्सीजन की तरह गैस होती हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं कि उन्हें मक्खन की तरह आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये कठोरता के नियम को पूरी तरह से पलट कर रख देती हैं। और अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। धातुएं गर्मी और बिजली की बेहतरीन सुचालक होती हैं। यही वजह है कि बिजली के तार तांबे यानी कॉपर से बनते हैं। वैसे तो सबसे अच्छा कंडक्टर चांदी है, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है। अधातुएं आमतौर पर कुचालक यानी इंसुलेटर होती हैं, लेकिन यहां भी एक बड़ा अपवाद है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का ही एक रूप है और बिजली कंडक्ट कर सकता है। अच्छा, तो ये तो हो गई बाहर की बातें। अब हम जानेंगे इनके केमिकल बिहेवियर के बारे में। मतलब जब ये दूसरे तत्वों से मिलते हैं तो कैसा बर्ताव करते हैं। असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। ये है धातुओं की रिएक्टिविटी सीरीज। इसे एक तरह की रैंकिंग लिस्ट समझिए। सबसे ऊपर हैं पोटेशियम और सोडियम जैसे सुपरस्टार, जो इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि ठंडे पानी में भी धमाके के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे जैसे हम इस लिस्ट में नीचे आते जाते हैं, धातुएं शांत होती जाती हैं। उन्हें रिएक्शन के लिए ज्यादा गर्मी चाहिए, पहले गर्म पानी, फिर भाप। और सबसे नीचे कॉपर जैसी धातुएं हैं जिन्हें पानी से कोई खास मतलब ही नहीं है। तो इससे एक बड़ा ही मजेदार सवाल खड़ा होता है, अगर सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव हैं तो इन्हें सुरक्षित कैसे रखा जाता है? आखिर इन्हें मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं? इसकी वजह सच में हैरान करने वाली है। ये धातुएं हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही अपने आप आग पकड़ लेती हैं। ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ये इतनी ज्यादा गर्मी पैदा करती है कि सब कुछ जल उठता है। मिट्टी का तेल एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो ऑक्सीजन को इन धातुओं तक पहुंचने ही नहीं देता और किसी भी हादसे को रोकता है। तो अब सवाल उठता है कि लोहा जैसी कम रिएक्टिव धातुओं का क्या? वो ठंडे पानी से तो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन हम उन्हें भाप यानी स्टीम का इस्तेमाल करके रिएक्ट करने पर मजबूर कर सकते हैं। ये सेटअप दिखाता है कि ये कैसे काम करता है। पानी में भीगी ग्लास वूल को गर्म करके भाप बनाते हैं, जो फिर धातु के ऊपर से गुजरती है। इस रिएक्शन से मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, जिसे हम बाद में इकट्ठा कर लेते हैं। अब तक हमने ये देखा कि ये सब क्या करते हैं, पर अब हम ये जानेंगे कि ये ऐसा क्यों करते हैं। चलिए एटम्स की दुनिया में चलते हैं और उस असली रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो धातुओं को अधातुओं से अलग करता है। आमतौर पर मेटल ऑक्साइड्स बेसिक यानी क्षारीय होते हैं, लेकिन यहां भी कुछ नियम तोड़ने वाले हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जैसे एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड दोहरे व्यक्तित्व वाले होते हैं। ये वो गिरगिट हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग बदल लेते हैं। जब ये एसिड के साथ होते हैं तो बेस की तरह बर्ताव करते हैं, और जब बेस के साथ होते हैं तो एसिड बन जाते हैं। तो इन सभी बर्ताव के पीछे की असली वजह क्या है? सब कुछ जुड़ा है स्टेबल यानी स्थिर होने की चाहत से।
धातुओं के एटम्स के सबसे बाहरी शेल में बस कुछ ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, आमतौर पर 1, 2 या 3। इसको ऐसे समझिए कि हर एटम एक स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है, जिसके लिए उसके सबसे बाहरी शेल का पूरा भरा होना जरूरी है। धातुओं के बाहरी शेल में क्योंकि कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनके लिए इन फालतू इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना ज्यादा आसान होता है। और ठीक इसके उलट हैं अधातु। वो स्टेबिलिटी पाने के बहुत करीब होते हैं। उनके बाहरी शेल लगभग भरे होते हैं, बस कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन खोने के बजाय वे उस कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन हासिल करना पसंद करते हैं। और बस यही होता है असली मैजिक। जब एक धातु और एक अधातु मिलते हैं तो धातु खुशी खुशी अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अधातु को दे देती है। इससे धातु एक पॉजिटिव आयन बन जाती है और अधातु एक नेगेटिव आयन। और हम सब जानते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को खींचते हैं। ये मजबूत खिंचाव ही आयोनिक बॉन्ड बनाता है, जो नमक जैसे कंपाउंड्स का आधार है। तो चलिए अब इस साइंस को लैब से निकालकर हमारी असली दुनिया में लाते हैं। देखते हैं कि एटॉमिक गुण हमारी रोजमर्रा की चीजों और मटेरियल्स में कैसे दिखाई देते हैं। जरा इस पर सोचिए। चमकने वाली तो कई धातुएं हैं, लेकिन हम गहनों के लिए खास तौर पर सोने का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका जवाब सोने के गुणों के एक अनोखे कॉम्बिनेशन में छिपा है। सोना सिर्फ सुंदर और चमकदार ही नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा मैलिएबल और डक्टाइल भी है, जिससे इसे कोई भी आकार देना आसान हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये बहुत ही कम रिएक्टिव है। ये हवा में ख़राब नहीं होता, इस पर जंग नहीं लगता, मतलब इसकी खूबसूरती सालों साल बनी रहती है। सोना कितना जिद्दी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि इसे घोलना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए एक बहुत ही खास चीज़ चाहिए, एक्वा रेजिया, जिसका मतलब है रॉयल वाटर। ये हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड का इतना पावरफुल मिक्सचर है जो सोना और प्लैटिनम जैसी शाही धातुओं को भी अपने अंदर घोल सकता है। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल। अब जब हम धातुओं और अधातुओं के बीच के बुनियादी अंतर को समझ चुके हैं, तो हम इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? सोचिए, धातुओं की मजबूती और कंडक्टिविटी को अधातुओं के लचीलेपन या इंसुलेटिंग गुणों के साथ मिलाकर हम भविष्य में कौन से कमाल के नए मटेरियल्स बना सकते हैं। संभावनाएं सच में अनंत हैं।